तेजस्वी त्यागी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सवाल ये है कि एंड गोल क्या है कास्ट सेंसस का? बात तो वहीं पर जाकर अटकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 50% वाली, तो ऐसे में आप प्रॉमिस क्या करते हैं? कास्ट सेंसस के बाद आप क्या करेंगे? और कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए। अगर इतने दशकों में आजादी के बाद ये जाति के आधार पर समानता के झंडा बरदार पार्टियां आरक्षण लागू होने के बावजूद अगर आज उन जातियों को आगे नहीं ला पाई है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? और क्या उसमें और आरक्षण बढ़ा देना उनको समानता ला देगा, या कहीं पर मूलतः कमी है? क्या जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन में हैं, उस पार्टी में, चाहे आप बिहार देख लीजिए या यूपी देख लीजिए, क्या एक या दो जो जातियां प्रबल थीं ओबीसी में भी, उनको सबसे ज्यादा फायदा नहीं होकर रह गया? और उस जिसकी बात होती है कि एक ट्रेन में बार बार कोई कितनी बार एक ही परिवार से चढ़ेगा, एक परिवार का चढ़ गया तो अगले को मौका मिलना चाहिए, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर आप सामाजिक न्याय का मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के साथ उनके परिवार के लोग, भाई बहन, ये तो नहीं हो सकता ना सामाजिक न्याय। सब पर आपका जवाब। अंजना जी, आपने लंबी फहरिस्त कर दी सवालों की। मेरे विद्वान मित्र सुधांशु जी ने अपनी पार्टी का व्यू पॉइंट रखा। मैं सुधांशु जी बहुत विनम्रता के साथ प्रधानमंत्री के कल के वक्तव्य से निराश हुआ। प्रधानमंत्री दर्जनों अवसरों पर कह चुके हैं कि मुझे गर्व है कि मैं पिछड़ी जाति का। बिहार में, आरा में भी और मुजफ्फरपुर की सभाओं में उनका वक्तव्य है। चूंकि आप रोज पढ़ते हो और ज्यादा पढ़ते हो मुझसे भी, इसलिए रिफ्यूट नहीं करेंगे कि वो दिन चले गए जब भारतीय जनता पार्टी एक या दो जातियों की पार्टी हुआ करती थी। अब ये पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, दलितों की है, महादलितों की है। आप जैसे विद्वान प्रवक्ता रोज अपने वक्तों में कहते हैं कि 27 मिनिस्टर हमने पिछड़ी जाति के बनाए हैं। आप अपने वक्तों में रोज कहते हैं 85 या 87 एमपी हमारे पिछड़ी जाति के हैं। तो जब आप अपने को गौरवान्वित करने के लिए और राइट साबित करने के लिए अपने को पिछड़ा भी बताते हो, अति पिछड़ा भी बताते हो, तब ये बहस गौण हो जाती है। और जब हम कहते हैं तब हम जातिवादी हो जाते हैं। अंजना जी, कल दो वक्तव्य आए, एक प्रधानमंत्री का और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। मैं वो भी पढ़ के सुना दूं। चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि पूरे इतिहास में हाशिए पर रहे सामाजिक समूहों को भयानक एवं गंभीर गलतियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में जातिगत असमानताएं पिछड़ी जातियों के लाखों लोगों को प्रभावित कर रही हैं। उसमें दलितों का भी जिक्र किया, आदिवासी समुदायों का भी, महिलाओं का भी, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रणालीगत उत्पीड़न का भी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं इस पर आता हूं कि 1931 में जब जातिगत जनगणना हुई थी, सुधांशु जी, आपसे मुझे अपनी बात कहने में संकोच नहीं होता क्योंकि आप सारी चीज पढ़ के आते हो। उस समय जातिगत जो एटमॉस्फेयर था, जो कास्ट सिस्टम था, जो फ्यूडलिज्म था, इतना स्ट्रॉन्ग था, लोग अपनी जात छिपाते थे। दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों और वंचित समाज के लोग हों। मैं दो उदाहरण आपको देता हूं। कल्याण सिंह जी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री थे, वो पिछड़ी जाति से हैं। पूरी बिरादरी लिखती क्या है? लोध राजपूत। दे आर नॉट राजपूत, दे आर नॉट फॉरवर्ड, दे आर बैकवर्ड। दूसरा मैं अपनी पार्टी का बताता हूं। नीतीश कुमार जी, मैं अर्ध बिहारी हूं और अंजना जी पूरी बिहारी हैं, वो कुर्मी समुदाय से आते हैं। आपका राजनीतिक क्षेत्र रहा है, मैं मिर्जापुर में कई जगह गया हूं, कुर्मी क्षत्रिय सभाएं बनी हुई हैं। कुर्मी क्षत्रिय नहीं है, लेकिन 1931 में जो जातिगत ढांचा था सामंतवाद का, जात छिपाते थे। कोई वर्मा लिख देता था, कोई शर्मा लिख देता था। लिहाजा जो अमृत काल है उसमें सभी वंचित समाज के ग्रुपों को, वर्गों को जानने का अधिकार है कि उनका कैसे कितना विकास हुआ है। एक दूसरा, दलितों का जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर हुआ, नौकरी उनकी जाति के आधार पर लगी। और ये सही है, मैं इसे कहने में संकोच नहीं है। आप भी और हमारे मित्र कांग्रेस वाले भी, वीपी सिंह जी की सरकार जब गई थी, मैं सांसद था, तो कांग्रेस पार्टी ने भी हमें हराया था और आपने भी हमें हराया था, ये नोट कर लीजिए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज इनकी पार्टी के राहुल गांधी जी और खड़गे जी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सामाजिक न्याय की भाषा है,
इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। तीसरी बात यह है, मेरे सवाल का भी और जो जवाब दीजिएगा महत्वपूर्ण बात है, त्यागी जी। कर्पूरी ठाकुर जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन बड़ा लंबा सवाल आपने कर दिया ना। अब मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि भाई हम तो आपके विरोधी हैं, जातिवादी हैं। 3 मंत्री हैं आपके मंत्रिमंडल में, पशुपतिनाथ पारस, अनुप्रिया पटेल और रामदास अठावले। ये जातिवादी हैं या समन्वयवादी हैं, इनके बारे में बता दीजिए। ये तीनों जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। और सुधांशु जी, आपकी पार्टी को छोड़ करके एक भी पार्टी आपके साथ नहीं है। दोनों गुट रामविलास पासवान के, दोनों गुट अनुप्रिया पटेल के, एनसीपी के शरद पवार, मांझी गुट, उपेंद्र कुशवाहा गुट, निषाद गुट, राजभर पार्टी, अकाली दल, जेपीपी। एक तो साथी बता दो जो जातिगत जनगणना का विरोधी हो। आप अकेले पड़ गए हो इसमें, और आपकी दिक्कत क्या है? अभी मैं मोहन भागवत जी का बयान पढ़ा पिछले हफ्ते। उन्होंने कहा है कि समाज में असमानता है, दलित समूह को उनका उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, और आरक्षण की व्यवस्था अगर 200 साल तक भी लागू रहती है और उन वंचित समूहों को मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक अंजना जी आपकी बात है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो 10% का आरक्षण नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, पहले तो हम उसका समर्थन करते हैं। आरक्षण में इंदिरा साहनी केस में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, यह तय हो गया था। यह सीमा किसने तोड़ी है? यह पंडारा बॉक्स किसने खोला है? उसका स्वागत करता हूं जी, खुल तो गया है। बाबू कब आरक्षण बढ़ा रहे हैं? अभी बढ़ाएंगे भी। अभी आरक्षण नहीं है खाली। एक चीज अंजना जी और नोट कीजिए, इसमें सामाजिक आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण भी हुआ है। कितनी जमीन है, कितने मकान है, कितनी शिक्षा है, कितनी अशिक्षा है, पट्टीदारी है, मालकाना हक है, और कितना कर्जा है, दस्तकारी के क्या, ये सारी चीज आ रही, खाली जात नहीं आ रही है। ये भी गलत प्रचार आप लोगों का। अब विधानसभा का सत्र होगा, हम असल में भारतीय जनता पार्टी का जो बदला हुआ स्वरूप है, हाँ। एक सेकंड, जो बदला हुआ स्वरूप है उसमें दिक्कत आई होगी। सुशील मोदी जी थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हम लोगों ने कैबिनेट में पास किया, हम लोगों ने और पार्टी डेलीगेशन लेकर प्रधानमंत्री के पास गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अपने तरीके से कराइए। अब ये आग पूरे देश में लगी। ठीक है, एक सेकंड श्रीवास्तव जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। त्रिवेदी जी, दुबे जी, त्यागी जी और श्रीवास्तव जी आज मेरे साथ डिबेट में है। नहीं, आप सुधांशु जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी। सुधांशु जी, आप लोग गिनाए कि इतने ओबीसी चेहरे हमने मंत्रिमंडल में शामिल किए, तो खूब वाहवाही लीजिए, हैं, पीठ थपथपाइए। इतने अपने मंत्री बनाए, इतने सांसद हैं, इतने एमएलसी हैं, इतने एमएलए हैं, आप पीठ थपथपाइए। लेकिन अगर विपक्ष वो करना चाहे तो आप कहते हैं कि ये जातिवाद फैला रहे हैं। और बृजमोहन जी की क्या दुश्मनी है आपसे? वो तो आपके साथ मिलकर मतलब अपने चाचा को छोड़ के आपके लिए आ गए, सरकार बना लिया आपके साथ। वो कह रहे हैं जाति जनगणना कराइए, उनका तो जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं दर्शकों से कहूंगा रिवाइंड करके देख लीजिए, जो त्यागी जी का अंतिम वक्तव्य था उसमें सारा सार आ गया। क्या वाक्य था? पूरे देश में आग लग गई है, यही वाक्य था। इस मुद्दे को लेकर पूरे, ये विपक्षी त्यागी जी नहीं बोल रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की मानसिकता बोल रही है कि पूरे देश में आग लगानी है। तो मैं त्यागी जी की पार्टी से एक और अनुरोध करूंगा, आप वो आंकड़ा भी जारी करिए कि आपके सरकारों के दौरे हुकूमत में पिछड़ों में किस जाति को शासन में, प्रशासन में और राजनीति में कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिला है। जारी करिए आंकड़ा कि अगर 6000 जातियां, उसमें से 5950 जातियां भी कोई ऐसी हैं जिनका एक भी व्यक्ति कभी आपके यहाँ डिप्टी कलेक्टर तो छोड़िए, अफसर बना हो या न बना हो, वो आंकड़ा भी। और दूसरा, त्यागी जी के मुंह से एक अच्छी बात, एक वाक्य और पूरा कर दूं। त्यागी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, जो आपके मुंह से बात निकल गई सर, उसका संशोधन कर दूं। यही तो अमृतकाल में गुलामी की मानसिकता से निकलने के, आपने कहा कुर्मी क्षत्रिय नहीं है, आपने कहा कि वो क्षत्रिय नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मौर्य, वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिसने पूरे भारत को एक किया, वो शासक नहीं थे, वो क्या थे भाई? ये बताइए। अगर आपने कहा कि वो कुर्मी क्षत्रिय नहीं थे, तो कुर्मी अपने को छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़ते हैं, तो वो राज नहीं करते थे। गुलामी के कालखंड में, और सुनिए, यादव अपने को भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं, वो बैकवर्ड थे क्या? गुलामी के कालखंड में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग, सुनिए, सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव जो आज राजभर हो गए,
महाराजा बिजली पासी जो आज पासी हो गए, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने की लड़ाइयां लड़ी गुलामी के कालखंड में, जब पूरा देश कमजोर हुआ, जब हमारा 33% क्या जातिवाद कर रही है, वहां से 0.3 पे आ गए। जातिवादी पार्टी के साथ महाराष्ट्र में क्यों सरकार बनाए हैं? उन्होंने कहा वो सब जातियां, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ये बताइए, आपके बिहार के उदाहरण, महापद्मनंद भी ओबीसी जाति से थे। अरे सब थे भाई, गुलामी के कालखंड में सारा मामला पीछे हो गया। मगर गुलामी का जवाब दीजिएगा ना कि अपना क्वेश्चन अपना आंसर लिखते रहिएगा। सुधांशु जी, अरे सांसद जी, अंजना जी, क्वेश्चन का तो जवाब दीजिए ना। अगर बृजमोहन जी की पार्टी भी जातिवाद कर रही है, क्योंकि वो भी कास्ट सेंसस के पक्ष में है, तो क्या आप जातिवाद पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं? अरे तो ममता बनर्जी का स्टैंड क्या है और केजरीवाल का स्टैंड क्या है? अंजना जी ये बताइए। अच्छा इनसे पूछिए केजरीवाल का स्टैंड क्या, ममता बनर्जी का स्टैंड क्या है? इसलिए सब पार्टियां अपने अपना स्टैंड दे रही, मगर एक बात मैं दर्शकों से छोटा सा बोलिएगा, क्योंकि मुझे बंगाल की सरकार ने अभी, हाँ बृजमोहन जी वहां, मैं सिर्फ एक लाइन, दो सवालों बस 2 लाइन से ज्यादा नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है अंजना जी, 2 लाइन से ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोल लीजिए 2 लाइन से ज्यादा नहीं बोलूंगा। 2 लाइन से ज्यादा नहीं। बस देखिए, ममता बनर्जी ने 71 जातियों को पिछड़ों में ऐड किया, जिसमें 65 मुस्लिम थी। पिछड़ों का कोई अलंबरदार उत्तर से दक्षिण तक नहीं बोला। जामिया मिलिया एएमयू में दलित पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, कोई नहीं बोला। कश्मीर में एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलता था, कोई नहीं। वोट बैंक के तराजू पे तौलते हैं। मुसलमानों को फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और हिंदुओं को अगड़े पिछड़े में तोड़े रहो। हो सकता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस में से ही कोई चीज निकली हो, क्योंकि उसके बाद ये बातें ज्यादा कही जा रही। ठीक है बृजमोहन जी, इसके बाद आप बोलेंगे। त्यागी जी बस बोलने 2 लाइन बोलना चाह रहे थे। हाँ, आग लगाने वाली बात पे शायद आपने, मैं 3 लाइन बोलूंगा। हाँ। मैं 3 लाइन बोलना चाहता हूं। एक तो सुधांशु जी, आपने जो सामाजिक न्याय के नेता हैं वो परिवारवादी और भ्रष्ट हैं, तो मैं चाहता हूं नीतीश कुमार जी के बारे में आपकी क्या राय है? आपके प्रधानमंत्री ने तो ये कहा है कि डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार से ज्यादा सच्चा देश में कोई समाजवादी नहीं है। तो एक तो आप अपनी प्रतिक्रिया उसमें बता दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कर्पूरी ठाकुर पहले नेता थे जिसको आपकी पार्टी ने हटाया 1978 में, जब मुंगेरी लाल कमीशन आया। आप भी सुन लीजिए अंजना जी। हाँ। उन्होंने आरक्षण का बंटवारा किया। 12% अति पिछड़े, 8% पिछड़े, 3% देश की राजनीति में सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण की बात उठाई कर्पूरी ठाकुर ने। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 3%, महिलाओं को 3%। आपने तो वो भी सरकार गिरा दी। फिर वीपी सिंह की सरकार आई, आपने तो वो भी सामाजिक न्याय की सरकार गिरा दी। और अब 2017 में जस्टिस रुक्मणी आयोग बैठा, कमीशन बैठा, उसकी रिकमेंडेशन 13 बार उसका कार्यकाल बढ़ा। मैं चाहता हूं, अगर अति पिछड़ों से मोहब्बत है, अगर जो वीकर सेक्शन के अंदर वीकर सेक्शन है, अंजना जी आप भी उनके लिए चिंतित थी, मैं चाहता हूं जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिकमेंडेशन लागू की जाए, प्रकाशित की जाए, तब हम मानेंगे। एक बार बोलने पे सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिएगा प्लीज। श्रीवास्तव जी, मुझे पता है कि त्रिवेदी जी, दुबे जी और त्यागी जी बोलते रह गए। श्रीवास्तव जी के पास मैं लेट से आ रही हूँ, लेकिन क्या अंदर में आप लोग समझा नहीं पाए कि कास्ट सेंसस करना चाहिए क्या है? क्या आपको भी जातिवादी पार्टी वो मानते हैं? आप लोग कास्ट सेंसस की वकालत कर रहे हैं, क्या है अंदर? बीजेपी का स्टैंड क्या समझ में आ रहा है सर? यही ईमानदारी से बता दीजिए, क्योंकि हम लोग अभी तक स्टैंड ही नहीं ठीक से समझ पाए हैं। बिहार में इन्होंने समर्थन किया था, जब डेटा बाहर आने लगा उसके बाद से पीछे हट गए। अंजना जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो तो अभी त्रिवेदी साहब ने बताया ही है। हम लोगों का स्टैंड इस मामले में बहुत स्पष्ट है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन पिछले लंबे समय से चल रहा है, जो कि जिसपे तरह तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, और वो ये मांग करते हैं कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन बहुत लंबा चल रहा है और ये पूरे वहां के सामाजिक जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। ठीक। इसलिए आदरणीय अजीत पवार साहब का कहना यह था कि अगर जातियों को हमको भरपूर उनका जो हक है वो यदि उनको पूरी तौर से देना है, तो उसके लिए हमको तो हमने बता दिया सर, जो आप इतना लंबा बता रहे हैं। मुझे ये बताइए ना कि बीजेपी ने आपको क्या बताया कास्ट सेंसस पे? क्या स्टैंड है कास्ट सेंसस पर बीजेपी का? आपको समझ में आया? आप साथ में सरकार चला रहे हैं? साथ में सरकार चला रहे हैं, और ये भी बात सच है कि इस गठबंधन में हमको अपनी विचारधारा पे काम करने का अधिकार भी दिया है इस गठबंधन ने। तो उनके जो विचार है
हम लोग बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, वो जो ठीक है। बेहतर इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन लाइन का टाइम उसको है निकाला जाएगा। अभय जी, सिर्फ एक लाइन का टाइम है, जल्दी से बैठ के वो जी, बात करेंगे क्या? अंजना जी, ये आग का प्रश्न है ना, तो सुधांशु जी ये दिलों की आग है। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारा मकसद चीज़ की हंगामा आग खड़ा जलानी करना है? नहीं है, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। कौन ये सी आग तस्वीर जलानी बदलने की आग है अंजना जी। कौन और सी ये आग? शरद पवार, ये अजीत पवार जी के गुट को कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का विरोध करिए ना। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गई थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तब सुधांशु सुप्रीम जी, कोर्ट में concluding प्रधानमंत्री जी ने शपथ पत्र देकर मना कर दिया कि सर, हम टाइम नहीं की कमी है अभय जी, करेंगे। आपको बिहार देख के रहे हैं। लोग बीजेपी के कहते हैं कि सुधांशु हम जी, पक्ष में। एकदम सीधा 2 लाइन जी। अभय जी, माफी के साथ 2 लाइन बस। हाँ। हम बिल्कुल विश्वास करते हैं जातियों की पहचान, जातियों का सम्मान, जातियों का उत्थान, मगर इनका है जातियों में घमासान। और आग के लिए मैं कहना चाहता हूं कि कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के चूंकि तुम नशे में हो। क्योंकि आप ईर्ष्या की आग में ऐसा जल रहे हैं कि आप ये देख ही नहीं पा रहे हैं। देश समाज छोड़िए, आपका अपना भला किसमें है। जैसे वीपी सिंह उड़ गए थे ये सोच के कि मंडल की जातियां मुझे मसीहा मानेंगी, ठीक है। ये जो पिछड़ों के नेता हैं, अभी और जो जातियां उठेंगी जो अपना हक मांगेगी, तब देखिएगा इनका मुस्तकबिल क्या होगा। ठीक है।